नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होंगी। बच्चों, क्लास 12th के इस लेक्चर सीरीज के अंदर लास्ट टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया था रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। और रदरफोर्ड मॉडल से रिलेटेड अपन ने सारी चीजें देखी थी। रदरफोर्ड की क्या क्या लिमिटेशन थी, उन सब चीजों के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। लेकिन एक बार अपन ओवरव्यू एक बार वापस ले लेते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही प्यारा टॉपिक। सबसे पहली पहली बात तो रदरफोर्ड में क्या क्या लिमिटेशन रही उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। और उसके बाद में बोर एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपका जो अभी जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 12, और उसका नाम है प्यारे बच्चों एटम। एटम बोले तो परमाणु। एटम बोले तो परमाणु। परमाणु चैप्टर की अपन बात कर रहे हैं, एटम चैप्टर की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, बहुत ही प्यारे चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, टोटल मिला के आते हैं बच्चों 15 मार्क्स के आरबीएससी बोर्ड में। और सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो कम से कम ये करके चलते हैं अपने 18 मार्क्स। तो 15 टू 18 मार्क्स का पूरा रेशियो रहता है। और बहुत ही अच्छा स्कोर नीट जेई के अंदर ये करते हैं अपने फिजिक्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं अपन। शुरुआत कर चुके थे अपन, आज का जो अपना टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला पहला जो टॉपिक है अपना प्यारे बच्चों, वो सबसे पहला पहला टॉपिक क्या है? रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। अच्छा, इसमें क्या क्या इसकी लिमिटेशन है? लिमिटेशन लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। देखो बच्चों, इसकी क्या क्या लिमिटेशन रही हुई है उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। देखो, रदरफोर्ड ने क्या कहा था, क्योंकि मैं लिमिटेशन आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन लिमिटेशन को ही आप इसमें फुलीफाई करोगे ना, सेटिस्फाई इसमें तो करोगे बोर के अंदर, तो पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले पहले रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में, अगर ऑर्बिट में मोशन कर रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है चारों तरफ, तो वो जब घूमते घूमते क्या करता है, अपनी एनर्जी को लॉस्ट करता है, अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, अपनी ऊर्जा को खत्म करता है। इसका मतलब मान लेते वो यहां से चलना उसने स्टार्ट किया, तो वो यहां से चलना स्टार्ट किया तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, तो ये अंदर की तरफ आएगा, फिर ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे चलेगा, चलते 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 ऐसे आएगा। इसका मतलब ये ऐसे अंदर की तरफ आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये इस तरह से आ रहा है, इस स्पाइरल मोशन करेगा। सबसे पहली पहली तो लिमिटेशन यही थी रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी को क्या कर रहा होता है? रेडिएट कर रहा होता है, एनर्जी अपनी विकिरण मतलब छोड़ रहा होता है, एनर्जी का लॉस करता है। तो एनर्जी का लॉस करेगा, इसका मतलब घूमता 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 वो नाभिक के अंदर आना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर। भाई यहां नाभिक रखा हुआ है तो वो नाभिक के अंदर आ जाना चाहिए, नाभिक के अंदर आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है, कोई भी एटम होता है, वो एक स्टेबल होता है। तो इसका मतलब सबसे पहली पहली जो लिमिटेशन थी ना, वो सबसे पहली पहली लिमिटेशन इनकी ये थी। सबसे पॉइंट नंबर एक, सबसे पहला पहला जो लिमिटेशन था कि भाई रदरफोर्ड क्या कहते थे? रदरफोर्ड ये कहते थे कि सर्कुलर मोशन में, ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, लॉस करता है। तो वो घूमता घूमता, इसका मतलब वो ऐसा स्पाइरल मोशंस करता है। तो ऐसे स्पाइरल स्पाइरल होता 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 लास्ट में जाके एकदम स्टॉप हो जाना चाहिए, लास्ट में जाके न्यूक्लियस पे जाके, नाभिक में जाके एकदम रुक जाना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एटम जो होता है वो क्या होता है बच्चों? स्टेबल होता है। ऐसा पहली बात तो इसको अपन सुधारेंगे। पहली पहली लिमिटेशन तो बच्चों ये थी। अब देखो दूसरी लिमिटेशन क्या थी। दूसरी में देखना, जैसे ये स्पाइरल मोशंस कर रहा होगा, तो स्पाइरल मोशंस कर रहा होगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, हाँ भाई, एक तो क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी के साथ में ही क्या बच्चों? इसकी फ्रीक्वेंसी। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो कोणीय वेग, हाँ जी, कोणीय वेग या कोणीय आवर्ती, और एक आपकी फ्रीक्वेंसी आवर्ती, है ना, आवर्ती। ये दोनों के दोनों क्या होगी? कंटिन्यूसली चेंज होगी। भाई वो ऐसे मोशन कर रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, आर वहां पे कम हो रही होगी, आर वहां पे कम हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है सर्कुलर मोशन से मूव करता हो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वी अपॉन 2 पाई आर। अरे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वी अपॉन में 2 पाई आर। इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही होगी बार बार में।
होएगी कि नहीं होगी बच्चों? इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होएगी तो ऑब्वियसली बात है ये भी चेंज होएगा, ये होएगा कि नहीं होएगा? वेलोसिटी अगर उसकी चेंज हो रही है तो एंगुलर कोणीय वेग और आवर्ती दोनों के दोनों परिवर्तित होने चाहिए। जब ये दोनों के दोनों परिवर्तित होंगे तो इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बने, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। अरे वो कैसा बनेगा बच्चों, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और जब अपन पहले ही बात कर रहे थे तो हमने पहले ही कहा था कि स्पेक्ट्रम इसका कैसा आता है, वो स्पेक्ट्रम आता है बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम की अपन बात करेंगे, इसकी बात करेंगे बच्चों लाइन स्पेक्ट्रम, जो कि यहां पे समझा नहीं पाए थे, लाइन स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए थे। समझ गया मेरी बात को? सबसे पहली बात, हाँ भाई ध्यान से सुनना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो इस वाले टॉपिक में अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों, उसकी अपन एक बार बात करते हैं। एक सेकंड तो हटा दो यहां से। हाँ जी, सबसे पहली बात बच्चों ध्यान से समझना आप मेरी बात को, आपके सामने लिखा हुआ है लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों की बात करते हैं। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने एक बात बोली कि भाई नाभिक के चारों तरफ घूमता हुआ, क्या कहा रदरफोर्ड ने, ध्यान से सुना, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों की बात करने। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां नंबर 1 पॉइंट, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भाई नाभिक के चारों ओर गति करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है, अपनी एनर्जी को लॉस करता है। तो वो इस तरह से घूमता जैसे अपनी एनर्जी को लॉस करेगा तो वैसे स्पाइरल मोशन करता कहां जाना चाहिए, नाभिक के अंदर आ जाना चाहिए। जबकि ये तो क्या होता है, एटम तो क्या होता है, स्टेबल होता है, अपनी एनर्जी को ऐसे ही लॉस नहीं करता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली लिमिटेशन थी। रदरफोर्ड ने जो कहा था ना कि भाई इसके चारों तरफ घूमता हुआ अपनी एनर्जी को लॉस करता हुआ फिर वो स्पाइरल मोशन करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर वो ऐसे स्पाइरल मोशन करेगा, अगर वो ऐसी स्पाइरल मोशन करेगा तो एक तो उसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी, एक उसकी एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग, इसमें लगातार परिवर्तन होता रहेगा। और जैसे इसमें लगातार परिवर्तन होता रहेगा, लगातार चेंज होते रहेंगे, तो बच्चों जब ये लगातार चेंज होते रहेंगे तो इसमें कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेगा। जबकि यहां पर एटम के अंदर स्पेक्ट्रम बच्चों जो आता है, एटम के अंदर स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बनता है। दीज आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए जो मॉडल आया उसकी जरा एक बार अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों। और वो जो मॉडल है उस मॉडल का नाम क्या है, उस मॉडल का नाम है बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल। क्या है जी, बोर एटॉमिक मॉडल। और अब अपन बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल की। शुरुआत करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल की। और बोर एटॉमिक मॉडल ने, बोर ने देखो क्या कहा था, नंबर 1 पॉइंट, अगर आपको कंप्लीट, देखो ये वाले चैप्टर कुछ थ्योरी वाले पोर्शन है, अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन लर्न फिजिक्स विद मनीष सर। ठीक है, वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, वहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल, अब देखो अपन बोर एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। तो बोर ने क्या कहा था कि भाई, बोर ने ये कहा कि भाई सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस जो होता है, नाभिक जो होता है, ये बहुत छोटा सा एक टीनी स्पेस होता है। क्या होता है बच्चों, ये एकदम छोटी सी जगह होती है, टीनी स्पेस होता है छोटा सा। क्या होता है बच्चों, ये टीनी स्पेस, बहुत छोटी सी जगह होती है, जिसमें क्या होता है, इसके अंदर बच्चों क्या होता है, ये टीनी स्पेस होता है। पहली बात तो नाभिक, इन्होंने नाभिक के बारे में कहा, नाभिक के बारे में बताया, नाभिक मतलब न्यूक्लियस। सबसे पहले स्टेटमेंट उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस क्या होता है, एक टीनी स्पेस होती है, छोटी सी जगह होती है, छोटा सा जगह होता है। एटम का बहुत छोटा सा पार्ट क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है। एटम, जो एटम होता है ना, एटम का बहुत छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और कौन सा छोटा सा पार्ट, जिसमें एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज, जिसमें एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट मास आर सेंट्रलाइज्ड, हाँ भाई, क्या कहा इन्होंने, बोर ने अपने सबसे पहले मॉडल के अंदर, बोर मॉडल ने अपने सबसे पहले अजम्पशन में उन्होंने क्या कहा कि भाई न्यूक्लियस जो होता है एक छोटा सा टीनी स्पेस होता है।
एटम का बहुत छोटा सा स्पेस जो होता है ना, वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है, जिसमें जिसमें सारा का सारा एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, और ऑलमोस्ट मतलब 90 to 95%, 99 ही मानो अब तो, ऑलमोस्ट जो मास है वो क्या होता है, मतलब इसका एटम का ऑलमोस्ट मास जो होता है वो न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों? सेंट्रलाइज्ड होता है, न्यूक्लियस में, नाभिक में केंद्रित होता है। ये सबसे पहली पहली स्टेटमेंट उन्होंने बताई। समझ गया मेरी बात को? दूसरी बात उन्होंने क्या कही, ये सबसे पहला पहला तो स्टेटमेंट था उनका इसके बारे में, नाभिक के बारे में। क्लियर है यहां तक? ये शायद आपको क्लियर हो। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी होती होगी? नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या या इसका आकार, नाभिक की त्रिज्या, रेडियस। अगर मैं इसके रेडियस की प्यारे बच्चों बात करूं तो जो इसकी रेडियस होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। रेडियस कितनी होती है बच्चों इसकी? R इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर इसकी रेडियस होती है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? यहां तक तो शायद क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ले लिया अपन ने क्या बच्चों? न्यूक्लियस ले लिया। सबसे पहली पहली बात तो न्यूक्लियस। अच्छा, ये वाली बात तो रदरफोर्ड भी बता चुके थे। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ये कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सही है ना? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में मोशंस कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? मोशंस कर रहे होते हैं। लेकिन 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 वो इलेक्ट्रॉन किसी स्पेशल ऑर्बिट में ही मोशंस करते हैं, या किसी स्पेशल ऑर्बिट में ही ऐसे चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। ऐसा एक ऑर्बिट होता है, ये मान लेते हैं ये एक ऑर्बिट है, ये मान लेते हैं एक ऑर्बिट है, ये मान लेते हैं एक, ऐसे पता नहीं हजारों लाखों ऑर्बिट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहेगा? मैन बात ये है, ऐसे तो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में रहेगा? तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर उस ऑर्बिट में रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों के रहने की ऑर्बिट की शर्त है कि mvr बराबर NH/2π होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? mvr बराबर NH/2π होना चाहिए। मेन बात ये, क्या कहा बोर ने अपने सेकंड पोस्टुलेट्स में ये कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में मोशंस कर रहे होते हैं, लेकिन वो केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं जिन सर्कुलर ऑर्बिट के लिए mvr इक्वल्स टू NH/2π होता है। n क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। n क्या होता है? इंटीग्रल वैल्यूज होती है, n बराबर 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा होता है ना, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है बच्चों n की वैल्यू। अच्छा, n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चल रहा होता है। तो मान लेते हैं सेकंड वाला ऑर्बिट है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2। आप चेक करोगे कि सेकंड ऑर्बिट वाकई में स्टेबल ऑर्बिट है या नहीं है। इन ऑर्बिट्स को क्या कहेंगे? इन ऑर्बिट्स को अपन क्या कहेंगे? स्टेबल ऑर्बिट। इनको क्या कहेंगे बच्चों अपन? स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं, स्थायी कक्षक। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में गति करते हैं? केवल स्थायी कक्षक में गति करते हैं। ये स्टेबल ऑर्बिट होते हैं बच्चों। तो ये स्टेबल ऑर्बिट है। स्टेबल ऑर्बिट की शर्त क्या है? mvr बराबर NH/2π। मान लेते हैं आपको चेक करना है भाई दूसरा ऑर्बिट बताओ स्थायी कक्षक है या नहीं, तो n किसी का कितना रखोगे बच्चों? 2। अच्छा, h की वैल्यू कितनी होती है? h बराबर होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जब अपन चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये सारी सारी चीजें बताई थी। ये होता है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। h बराबर क्या होता है बच्चों? प्लांक कांस्टेंट। h की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड में ये पूरी वैल्यू याद रखना है, जैसे जैसे मैं याद रखता हूं, h बराबर 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ऐसे ही याद रखना बस आपको। हाँ ठीक है, अब सुनो बच्चों, सेकंड ऑर्बिट का चेक करना आपको। n बराबर 2 रखेंगे, h की वैल्यू आ गई, अपॉन 2π हो गया, सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, h/2π बेसिकली होता है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वो 2π के भाग देंगे ना इसमें, तो 2π कितना होता है? 6 इंटू
मतलब 3.14 ना, तो 3.14 6.28, तो 6.28 से कट जाएगा तो 1.054 इंटू 10⁻34 है ना, एन की वैल्यू 2 आ गई। और ये एम क्या होता है? एम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। एम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मास। अच्छा आर क्या है? आर उसकी रेडियस है, वो जो सेकंड ऑर्बिट है उसकी रेडियस बताओ कितनी है जी, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं उनकी वेलोसिटी कितनी है। तो ये यहां सारी वैल्यू रखेंगे अपन, वैल्यू रखने के बाद में इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है इसका मतलब वो स्टेबल ऑर्बिट है, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये स्टेबल ऑर्बिट नहीं है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट नहीं है। इलेक्ट्रॉन केवल उसी में रिवॉल्व करता है जो जहां वो स्टेबल होता है, स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है और कहीं रिवॉल्व नहीं करता, ऐसा बोर ने कहा। और स्टेबल ऑर्बिट की क्या कंडीशन है? mvr बराबर nh/2π, ये रदरफोर्ड भाई साहब ने कहा। अब चलो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखना बच्चों, ध्यान से समझना जरा मेरी बात को। तुम क्या कहा बोर ने? क्या कहा बोर ने? यह कहा कि भाई एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं स्टेबल ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उनको रिवॉल्व कौन करवाता है? उनको कौन रिवॉल्व करवाता है? वहां चक्री कौन कटवाता है उनसे? तो उनको चक्री कटवाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल की। होती कि नहीं होती? वो वाला जो बल है वो कौन देगा? मैंने क्या कहा? सबसे पहला पहला कंसेप्ट लेके आए अपन न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस किसको कहते हैं? न्यूक्लियस एक छोटा सा स्पेस होता है एटम का, जिसमें ऑलमोस्ट मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज वहां सेंट्रलाइज्ड होता है। और उसकी रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। एटम की रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। एटम की रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर उसकी रेडियस होती है। समझ गया मेरी बात को? तो इसका मतलब 5 गुना भाग तो वैसे ही मतलब रहता है। समझ गया आप मेरी बात? वो तुम मैथ लगा लेना, मुझे नहीं पता इतना, ठीक है। मैं मोटी मोटी बात है जो मैंने आपको बता दी। देखो मेरी बात जो बात ध्यान से समझना। फिर क्या उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस की बात होगी। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे होंगे? सर्क्यूलर ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन किस में घूम रहे होंगे? सर्क्यूलर ऑर्बिट में। कौन से ऑर्बिट? उनको स्टेबल ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल स्टेबल ऑर्बिट में ही घूम सकते हैं। और उस स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन क्या है? mvr बराबर nh/2π। उस स्टेबल ऑर्बिट की कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों? mvr बराबर nh/2π। केवल इसी में घूम सकते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन अगर उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं करने चाहिए, बाहर ही बाहर घूम रहे होने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा? नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो उनको अंदर मत आने दो, उनको ऐसे ऐसे बाहर बाहर घुमाते रहो। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है एक सेंट्रीपिटल फोर्स की। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवाएगा? वो करवाएगा इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला कूलाम का फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों? कूलाम का फोर्स। चैप्टर नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था, आपको याद हो तो, है ना। वो कौन करवाएगा? कूलाम का फोर्स। तो कूलाम का फोर्स कितना आता है जरा उसकी अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? ये जो एफ सी है इक्वल्स टू एफ के बराबर आएगा। तो ये एफ सी तो क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। तो इसकी तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? mv² / r। अरे mv² / r आता है कि नहीं आता? v यहां पे वेलोसिटी है, mv² / r। और ये कितना आ जाएगा बच्चों? फोर्स k इंटू में q1 चार्ज, q1 इंटू में q2। मैं देखो आपको चार्ज के बारे में बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। चार्ज कैसे डिसाइड होता है बच्चों? चार्ज की वैल्यू होती है q बराबर ZE। क्यू बराबर कितना होता है? ZE। और ZE क्या होता है? Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो भी आपको दे रखे हैं उसकी अपन बात कर लेंगे। जैसे आपको किसी का भी दे रखा है भाई, जैसे मान लेते हैं हीलियम का दे दिया, तो हीलियम पे कितने नंबर होते हैं? प्रोटॉन के नंबर कितने? 2 होते हैं ना, 2He4। तो इसका मतलब 2 मतलब उसका एटॉमिक नंबर। तो वो कितना आ गया? 2। तो यहां पे चार्ज कितना आ जाएगा हीलियम के लिए? क्यों हीलियम, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों? 2E। समझ गए क्या मेरी बात को आप? ऐसे होता है ना। तो इसका मतलब यहां पे कितना न्यूक्लियस है? मान लेते ZE, पता नहीं किसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किसका है? हीलियम का न्यूक्लियस हो सकता है, लिथियम का न्यूक्लियस हो सकता है, गोल्ड का न्यूक्लियस हो सकता है, चांदी का न्यूक्लियस हो सकता है, किसी का भी, कोबाल्ट का न्यूक्लियस, पता नहीं किसका न्यूक्लियस, हमें नहीं पता। लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जिसका भी न्यूक्लियस है, देख लेना आप अपने हिसाब से, ZE आ गया, आ गया। अच्छा एक इंटू में ध्यान से सुनो, ये तो आ गया F बराबर KQ1। फिर Q2 कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रॉन आ गया E।
आया कि नहीं आया? नीचे के Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर, आर मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये आ गया बच्चों आर स्क्वायर। हाँ जी, एक ही ये फॉर्मूला आ गया। तो ये दोनों ही दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई और एम वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड ई स्क्वायर, मतलब स्क्वायर हो गया ना, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में बच्चों कितना आ गया? आर स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? क्या ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है? अब चलते हैं अपन अपने फोर्थ स्टेटमेंट की तरफ बच्चों। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इन्होंने क्या दिया, देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहीं जंप करेंगे क्या? भाई आपने सबसे पहले बता दिया एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की कहानी सुना दी आपने। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन को घुमा दिया, उनके लिए कैसे कैसे घूमेंगे, अच्छा उनको घुमाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए वो आपने उसकी भी कहानी सुना दी। अब मैं मान के चल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इधर से उधर जा रहा है, कहीं ना कहीं हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जा रहा होगा या लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उन्हीं स्टेट में जंप करेगा जहां वो नॉन रेडिएटिंग स्टेट रहेंगी। नॉन रेडिएटिंग स्टेट कौन सी स्टेट बच्चों? नॉन रेडिएटिंग स्टेट। और नॉन रेडिएटिंग का क्या मतलब होता है? जहां वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता, अविकृत, 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 नॉन रेडिएटिंग स्टेट। अब जब वो एक नॉन रेडिएटिंग स्टेट से दूसरी नॉन रेडिएटिंग स्टेट में जाएगा तो पहले वाले में कुछ और एनर्जी रहेगी, दूसरे वाले की कुछ और एनर्जी रहेगी। तो वो जो दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है ना बच्चों, वो जो दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है वो हमेशा एच न्यू आएगा। डेल ई बराबर कितना होता है बच्चों? एच न्यू। एक स्टेट में एनर्जी कुछ और है, दूसरे स्टेट में एनर्जी कुछ और है, ठीक है? तो वो जो दो में एनर्जी में स्टेट है वो क्या है बच्चों? डेल ई बराबर कितना आ जाएगा आपका? एच न्यू आ जाएगा। इसका मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, ई एन टू माइनस में ई एन वन बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? एच न्यू हो गया। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, अब देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एमिशन। एब्जॉर्प्शन को कहते हैं अवशोषण, और ये क्या होता है? उत्सर्जन। कब तो एब्जॉर्प्शन होता है और कब एमिशन होता है उसके बारे में जरा जान लो। जब वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा होगा। कहां जा रहा होगा बच्चों? लोअर स्टेट से, N1 छोटा है ना, तो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा होगा तो एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर क्या होता है बच्चों? हायर स्टेट से अगर लोअर स्टेट में जाएगा तो क्या होएगा? एमिशन होएगा। अरे एब्जॉर्ब कब करना पड़ेगा? जब उसके पास एनर्जी की कमी रहेगी। तो इसका मतलब लोअर से हायर में जा रहा है तो हायर में जाने के लिए अपनी एनर्जी और लेगा, वो तो और फोटोन लेगा, वो इसका मतलब फोटोन लेगा। और एक फोटोन की कितनी एनर्जी होती है? एच न्यू होती है। अरे एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू। होती कि नहीं होती प्यारे बच्चों? एक फोटोन की एनर्जी कितनी? एच न्यू। बोलो बच्चों, क्या ये बोर एटॉमिक मॉडल यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आई होप किसी को कोई भी दिक्कत यहां तक तो नहीं आएगी, ठीक है? अब चलते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ। और अब बोर भाई साहब ने क्या कहा? अब बोर ने ये कहा कि ये तो सारे उन्होंने मॉडल वॉडल अपने सब मॉडल में सारी बातें बताई थी, पोस्टुलेट्स के अंदर सारी चीजें बता दी। अब अपने यहां से कहानी चालू होती है पॉइंट नंबर 1 की बच्चों। और वो जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हमें क्या निकालना है बच्चों? रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। रेडियस मतलब त्रिज्या निकालनी है। जो nवे स्टेबल ऑर्बिट में जब वो घूम रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी है, ये लिख लो यहां पे, त्रिज्या। इसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, त्रिज्या आपको निकालनी है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? तो रेडियस के लिए देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले पहले जो आपके जो दो अजम्पशन है ना उनको लिख लो। पहली बात तो क्या है बच्चों?
एम वी आर बराबर कितना होना चाहिए, एन एच अपोन में 2 पाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एम वी आर बराबर एन एच अपोन में 2 पाई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात क्या है बच्चों, एम वी स्क्वायर अपोन आर बराबर कितना होना चाहिए, के जेड ई स्क्वायर अपोन में आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, आर फाइंड आउट करना है। तो आर फाइंड आउट करना, तो दो वैल्यू यहां पे, एक तो आर है और एक वी है, तो वी को उड़ा दो। वी को उड़ाना है अब आपको, तो वी को उड़ाने के पीछे देखो क्या कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊं। यहां से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वी की। तो वी बराबर बताओ जी कितना आ जाएगा, वी बराबर आ जाएगा एन एच अपोन में 2 पाई एम आर। अरे आया कि नहीं आया, v बराबर एन एच अपोन में 2 पाई एम आर। एक सेकेंड, बोलो भाई, v बराबर एन एच अपोन में 2 पाई एम आर आया कि नहीं आया। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 3। क्या लिख दोगे बच्चों इसको, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, एक सेकेंड, ठीक है, ये देख लेना तुम्हें, कुछ नहीं है, ठीक है भाई। तो क्या लिख दोगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर बताओ भाई, समीकरण नंबर 2 में रखो तो कितना आ जाएगा, m की जगह m, v की जगह वैल्यू रख लो एन एच बटे में 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर, 2 पाई, ये रख दिया है ना, 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर, ये आ गया। और नीचे कितना है बच्चों, r इक्वल्स टू में कितना है, के जेड ई स्क्वायर अपोन में आर स्क्वायर। इस आर से ये एक आर कैंसिल आउट, ठीक है, इस एक से ये आर कैंसिल आउट। और जैसे ही बच्चों ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां क्या लिख देंगे अपन, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपोन में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू में के जेड ई स्क्वायर बटे में आ गया आर। वापस से क्या करो बच्चों, इस एक आर से ये आर कैंसिल आउट, इस आर से ये आर कैंसिल आउट, और क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक एम से ये एक एम कैंसिल आउट हो गया, और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहे। तो और जब कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो अपन क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू बताओ जी। तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर आ गया आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। बताओ बच्चों आया कि नहीं आया, है ना। nth के लिए कितना आ जाएगा, अपन मान लेते हैं जैसे nth के लिए, तो आर एन बराबर कितना आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया बच्चों, ये आ गया। तो ये आर एन आ गया। इसका मतलब देखो क्या हुआ, मैं मान लेता हूं 4 H एटम, इसके लिए बच्चों हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मुझे एक बात बताओ जरा, आर एन बराबर कितना आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। ये आया कि नहीं आया, ये आ गया बच्चों आर एन की वैल्यू। अब यहां से एक चीज देखना, H कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, पाई एम के ई सब कांस्टेंट है, तो इसका वाला आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों एन स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब वहां घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, उनकी त्रिज्या कितनी आती है, जो ऑर्बिट की संख्या है उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। मान लेते हैं अपन आर वन की वैल्यू निकालें, आर वन, तो आर वन कितना आ जाएगा, एन बराबर 1 लो, तो एन बराबर 1 लोगे तो यह आ जाएगा एच स्क्वायर बटे में 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर।
और इस वाली वैल्यू को एक बहुत मजेदार चीज इसको बोलते हैं, और ये वाली वैल्यू बच्चों क्या कहलाती है, इसको कहते हैं बोर रेडियस। क्या कहते हैं बच्चों इसको, बोर रेडियस। हिंदी में बोलें तो बच्चों इसको कहते हैं बोर त्रिज्या, मतलब जो सबसे पहले पहली वाली त्रिज्या है। R1 n बराबर 1 रखने, n बराबर 0 तो होएगा नहीं ना, रेडियस क्या है, n बराबर, इसकी जो प्यारे बच्चों जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो कई कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा 0.52 एंगस्ट्रॉम, कई जगह हो सकता है आपको लिखा हुआ मिल जाए ये 0.53 या 0.52 या 0.529। तो जो भी आपको लगे वो ये वैल्यू रख देना। ज्यादातर स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.53 एंगस्ट्रॉम का ही यूज करते हैं, तो वो मैंने आपको लिख के दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो बात समझने वाली है बच्चों वो ये है कि Rn जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है बच्चों, एन स्क्वायर के। Rn जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है, एन स्क्वायर के। और जो यहां पर कांस्टेंट आता है, जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है बच्चों, R1। और इस R1 को एक चीज और बोलते हैं भाई, R1 को अपन क्या लिख सकते हैं, इस R1 को, इस वाली वैल्यू को अपन ए नोट भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों, ए नोट। कई जगह बोर रेडियस को ए नोट भी लिखा जा सकता है या R1 भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों ही करेक्ट है। इसका मतलब बच्चों Rn बराबर आपका ए नोट इंटू में एन स्क्वायर आया कि नहीं आया, या R1 इंटू में एन स्क्वायर आया कि नहीं आया, ये हो गया इसकी वैल्यू। अगर मैं बात करूं जेड के लिए, जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड के रिस्पेक्ट मान लेते हैं, जैसे ये तो मैंने आपको किसके लिए बता दिया, एच एटम के लिए। आप कह रहे हो सर अगर हीलियम एटम आ जाए तो, एच लाइक एटम आ गया, जैसे हीलियम आ गया, तो उसके लिए तो जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ना। तो वो जेड की वैल्यू अगर आ जाए वहां से, तो देखो आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब एक चीज और लिख सकते हो, आर एन बराबर ए नोट एन स्क्वायर अपोन में जेड, अपोन में जेड। ये अब जेड की वैल्यू यहां से 1, तो यहां पे एच एटम के लिए 1 आ गया, देख रहे थे ना, पर नीचे ही तो आ रहा था जेड, तो जेड नीचे आ रहा था, तो ये वैल्यू जेड आ गई। बताओ प्यारे बच्चों, मुझे नहीं लगता कि रेडियस में इससे रिलेटेड कुछ और आपसे कभी भी कुछ पूछ सकता है क्या वो, आई डोंट थिंक सो। हाँ बच्चों। करते हैं बच्चों अपना अगला टॉपिक। ये तो आ गया क्या, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, है ना। तो ये रेडियस के बारे में सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि रेडियस का फॉर्मूला कैसे निकालना है और डायरेक्ट कैसे याद रखना है। तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसमें वैल्यू कितनी आती है, कम से कम वैल्यू। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बोर मॉडल में, बोर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, मिनिमम रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट इज, मिनिमम रेडियस कितनी है, कम से कम कितनी त्रिज्या आएगी, तो वो आ जाएगी बच्चों 0.53 या 0.529 या 0.52 एंगस्ट्रॉम। कैसे आ जाएगी, क्योंकि वही वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1, 1 रखे तभी तो R1 की वैल्यू आई थी अपने पास में, तो कम से कम इतनी तो आएगी। फिर इसके मल्टीपल में रहती है, मल्टीपल मतलब इसके स्क्वायर के मल्टीपल में। जैसे आपसे पूछ ले, अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले, इधर आओ, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक आपसे इसने क्वेश्चन पूछा और उसमें क्या कहा, फाइंड आउट, फाइंड आउट रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, फाइंड आउट रेडियस ऑफ ए सेकंड ऑर्बिट। आपसे सेकंड जो है ना, द्वितीय कक्षक है, उसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो द्वितीय कक्षक की त्रिज्या पूछ रहा है, तो आर एन बराबर कितना, हाँ भाई सॉल्यूशन में आओ, आर एन बराबर कितना होता है बच्चों, ए नोट एन स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता, आर एन बराबर ए नोट एन स्क्वायर। तो आर टू बराबर ए नोट होता है 0.53 इंटू में एन की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर। तो आर टू बराबर कितना बच्चों, 0.53 इंटू में आ जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा
2.12 एंगस्ट्रॉम आएगा कि नहीं आएगा? ये लो सब 2.12 एंगस्ट्रॉम आ गया। इस तरह से अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अपन अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अपना अगला टॉपिक जो है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेबल ऑर्बिट। वेलोसिटी निकालनी भाई। अब आपको क्या निकालना है? एनवे स्थायी कक्षक में, एनवे स्थायी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वेग कितना वेग आएगा बच्चों, उसकी जरा एक बार अपन बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले तो वही दोनों चीजें लिख लो। आपको तो दो फॉर्मूले पता है, तो वो कौन कौन से हैं बच्चों? एम वी आर बराबर एन एच अपोन में 2 पाई, और एम वी स्क्वायर अपोन में आर बराबर है बच्चों के जेड ई स्क्वायर अपोन में आर स्क्वायर। यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं? यहां से देखो, यहां पे आपको क्या निकालना? वेलोसिटी की वैल्यू। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप आर निकाल लो। तो आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? यहां से आर बराबर क्या लिख लेंगे? एन एच बटे में 2 पाई एम वी। अरे आर बराबर कितना आ गया? एन एच बटे में 2 पाई एम वी। ये वाली वैल्यू यहां रख देंगे। इस एक आर से एक आर कैंसिल आउट, आर की जगह वैल्यू रख दो तो पूरी टर्म वेलोसिटी में आ जाएगी फिर। तो इसका मतलब यहां से कितना? एम वी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू यहां रख देंगे अपन। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? के जेड ई स्क्वायर अपोन में आर। आर बराबर कितना बच्चों? एन एच। ऊपर गया तो 2 पाई एम वी। चेक कर लो एक बार, एन एच बटे में 2 पाई एम वी। सही है जी। ये v से एक v कैंसिल आउट हो गया, इस m से ये m कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों v बराबर कितना आ जाएगा? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बटे में आ जाएगा बच्चों एन एच। v बराबर कितना आ गया? कि 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपोन में कितना आ गया? एन एच आ गया। अगर इसको n वाली टर्म में लिखें तो वी एन बराबर आ गया 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपोन में आ गया बच्चों एन एच। 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बटे में कितना आ गया? एन एच। इसका मतलब अगर मैं लेना चाहूं z इक्वल्स टू 1 के लिए, तो बच्चों वी एन इक्वल्स टू आ गया 2 पाई के ई स्क्वायर बटे में एन एच। इसका मतलब कितना आ गया बच्चों? वी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। वी एन कितना आ गया पहले बच्चों? वी एन आ गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? तो वी एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया? एन आ गया। इसका मतलब अगर आपका एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, अगर उसकी वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो, जैसे अपन ने रेडियस निकाली थी ना, वैसे इसकी भी वैल्यू एक बार मैं आपको बता देता हूं कितनी आएगी। अगर मैं 1 की वैल्यू की बात करूं तो v1, अगर v1 अपन निकालेंगे तो बच्चों v1 कितना आ गया? 2 पाई के ई स्क्वायर अपोन में h। कितना आ गया भाई? 2 पाई के ई स्क्वायर अपोन एच। अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो, देखो अगर 2 पाई की जगह 2 पाई लिख दो, और यहां से जैसे वैल्यू निकालना चाहते हो आप 2 पाई की जगह 2 पाई रहने दो, के की जगह लिख देंगे 9 इंटू 10⁹। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। नीचे एच कितना? 6.62 इंटू 10⁻⁻34। और ये 2 पाई की भी वैल्यू रख दो भाई। 2 पाई कितना होता है? 3.14। तो ये आ गया 6.28। जब आप इसको पूरी वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, अगर आप पूरी वैल्यू को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये v1 कितना आ जाएगा? इसका मतलब उस कंडीशन में जो v1 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। v1 कितना आ गया?
2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे ना आप इसको, देखो 6.6 टू 6.28 ऑलमोस्ट वैल्यू बराबर सी है या नहीं है। एक बार अपन वैसे नॉर्मली एक बार देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आ जाएगी बच्चों आपकी, बराबर सी आएगी। ठीक है, ये 9 है, 1.6 है, 1.6 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1.6 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 2.56, तो 9 दूनी 18, तो ये थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा आएगी तो ये 2.18 आ गया। और पावर की बात करेंगे तो पावर का माइनस का 34 ऊपर चला जाएगा पावर 34, और ये है माइनस का 38, तो कितना बच गया, 4 बच गया। तो जैसे आप इसको सारी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे ना, तो ये कुछ कुल मिला के बात है, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड आ जाएगी बच्चों। कितनी आ जाएगी ये, मीटर पर सेकेंड। अब देखो अगर इसको मतलब वीएन कितना आ जाएगा, तो वीएन आ गया 2.18, तो कम से कम आएगा इंटू 10⁶, तो ये तो वैल्यू कम से कम है ही। और नीचे कितना आ रहा है एन, तो यहां पे आप इसको जेड अपॉन एन लिख सकते हो। अब एन की वैल्यू रख दें, बस यहां पे जेड की वैल्यू रखना है, एन की वैल्यू रखना है। एच एटम है तो जेड बराबर 1, अरे एच एटम है तो जेड बराबर 1, और एन की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग लिख दो। समझ गए कि बच्चों मेरी बात को, तो वीएन की वैल्यू भी आ गई 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन। हाँ भाई बोलो, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इनटू में जेड की पावर है। ये अपन ने निकाल लिया प्यारे बच्चों, वेलोसिटी अपन ने फाइंड आउट कर ली। अपन ने क्या क्या निकाल लिया, रेडियस अपन ने फाइंड आउट कर ली, अपन ने क्या निकाल दी, वेलोसिटी अपन ने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट जो अपना है उसकी जरा एक बार अपन बात करते हैं, और वो जो नेक्स्ट है बच्चों वो क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nवें कक्षक में आपको क्या निकालनी, ऊर्जा निकालनी। एनर्जी मतलब ऊर्जा, आप जानते हो, इसको ऐसे लिखने की अपन को ऐसे कोई दरकार है नहीं, तो ऊर्जा अपन को फाइंड आउट करनी है प्यारे बच्चों। तो देखो एनर्जी कैसे निकालेंगे आप, अब देखो यहां से एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, अरे टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। अरे भाई गतिज ऊर्जा प्लस में विद्युत स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या निकालेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, तो E बराबर कितना, हाफ mv²। अरे 1/2 mv² आएगा कि नहीं आएगा, पहली बात तो 1/2 mv² आ गया। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे भाई आप, अब देखो यहां से निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रॉन है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, एक वहां पे प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी न्यूक्लियस है, इसका मतलब नेगेटिव आएगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये स्केलर क्वांटिटी होती तो माइनस आएगा, तो इसका मतलब माइनस का ke/e² बटे में r आएगा कि नहीं आएगा। अरे u बराबर क्या होता है, देखो इधर सुनो, u बराबर होता है k(q1)(q2) डिवाइडेड बाई r। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने करवाया था, आपको जो मिलेगी प्लेलिस्ट उसमें सारे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहां पर आप देखना एक बार, k की जगह k, q1 क्या ले लोगे ZE, इलेक्ट्रॉन कितना ले लोगे माइनस का E, नीचे आ जाएगा R, देखो माइनस का k(Z)e² अपॉन आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं। अच्छा E यहां से देखो बच्चों जरा, E की वैल्यू 1/2 m एज इट इज। अच्छा V की वैल्यू अपन ने निकाली है, वेलोसिटी अपन ने फाइंड आउट किया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो जरा, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है। और यहां से या तो इसको है ना सारी वैल्यूज को, या तो आप एक काम करो, सारी वैल्यू को आप चाहो तो आर में ले लो एक बार, और आर की जगह वैल्यू रख दो। दो तरीके इसके, या तो देखो क्या करो, इस वी को आप किस में चेंज कर लो, आर में चेंज कर लो, वी को किस में चेंज कर लो आप, आर में चेंज कर लो, फिर आर की अपन एक साथ वैल्यू रख देंगे, है ना। तो देखो क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं एमवीआर बराबर होता है NH/2π। एमवीआर बराबर क्या होता है, NH/2π होता है कि नहीं होता। या फिर एक काम करो, छोड़ो, v की जगह वैल्यू रख देंगे अपन। देखो v की जगह वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, vn बराबर कितना आया था 2πk ZE² अपॉन NH। कितना आया था बच्चों, vn बराबर
2πk/ZE² है ना, 2πk/ZE²/NH। तो v की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 2πk/ZE² में है NH का होल स्क्वायर, माइनस में kZE² में R बराबर कितना था बच्चों, R बराबर है आपका n² बटे में 4π² बटे में कितना है 4π² MKZE²। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, एक बार चलते हैं अपन पीछे। Rn बराबर क्या है बच्चों, Rn ये रहा, Rn की वैल्यू कितनी है n², देखो ये रहा, Rn बराबर n²H² बटे में 4π² MKZE²। Rn बराबर कितना लिखा, n²H² बटे में 4π² MKZE²। ठीक है, इसको एक बार अपन हटाने के इच्छुक हैं, ठीक है, ठीक है, चले आगे। तो अब यहां से ना कुछ कुछ वैल्यू कैंसिल आउट करते जाओ और यहां पे En की वैल्यू निकालो। En बराबर कितना आ गया, वैल्यूज यहां से कुछ कुछ कैंसिल आउट होएंगी और जो जो कैंसिल आउट हो रही है उसको करते जाओ। यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ये 4π², m की जगह m, 4π² m की जगह m, फिर ये कितना आ जाएगा बच्चों k² Z² e⁴। नीचे कितना है 2 की जगह 2, n² H²। ठीक है, माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 4π² m k², m है ना k² Z² e⁴। नीचे कितना n² H²। देखो दिया, सेम वैल्यू आई कि नहीं आई, ये केवल डिवाइडेड बाई 2 है और ये वाली है, तो 1/2 में से कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1/2 -1 कितना, -1/2। इसका मतलब En बराबर यहां से कितना आ जाएगा, En बराबर आ गया यहां से माइनस का 4π² MK² Z² e⁴ अपॉन में 2n² H²। हाँ जी, है या नहीं है, ये वाली वैल्यू आ गई है मेरे पास में, है ना। अब यहां से अब आप इसको पूरा सॉल्व करो और जैसे ही बच्चों आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। तो En बराबर कितना आ गया बच्चों, En बराबर आ गया माइनस का 2π² MK² Z² e⁴ बटे में आ गया बच्चों n² H²। दे दो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो पूरा, इसको क्या दे देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से देखना, सबसे पहले अपन z बराबर 1 के लिए जैसे निकालें, तो z बराबर 1 के लिए अगर अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा z बराबर 1 के लिए, z बराबर 1 के लिए E1 थोड़ी है, E1 क्यों लिख रहे हो, E बराबर En बराबर कितना बच्चों, माइनस का 2π² MK² e⁴ बटे में n² H²। जब बच्चों आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा आपके सामने, En बराबर ये लो जी, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इसको सॉल्व करेंगे तो जूल में आएगी, बट जूल को अपन क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करके। ठीक है, और वो वैल्यू किस में आ जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो En बराबर कितना आ गया, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में n²। अगर आप इसको z में लेना चाहेंगे बच्चों तो z के अंदर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी,
तो En बराबर आ गया माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपोन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली वैल्यू याद रख लेना। अब सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, एन बराबर, अब ये देखो इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव है। टोटल एनर्जी क्या आ रही है बच्चों, आओ नेक्स्ट पे आओ। टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, En बराबर, देखो En बराबर जो आया है माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपोन में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी जो है ना, टोटल ई टोटल, वो बच्चों नेगेटिव है। इसका क्या मीनिंग होता है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी तो कभी नेगेटिव होएगी नहीं, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी से। इस कंडीशन, ये वही कंडीशन है जब आपका ऑर्बिट कैसा मोशन कर रहा होता, सर्किल में ऑर्बिट में मोशन कर, सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा हो। अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है ना, अगर आपसे पूछ ले कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है सर्कुलर ऑर्बिट है। कैसा ऑर्बिट है जी, सर्कुलर ऑर्बिट। जहां सर्कुलर ऑर्बिट होगा वहीं पे क्या होएगा बच्चों, टोटल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव है, और इसका मतलब अगर इनफाइनाइट पे जाएंगे अपन, इनफाइनाइट पे जाएंगे तो वाली वैल्यू जीरो आएगी, अदरवाइज वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। जैसे अगर मैं निकालना चाहूं E1 की वैल्यू, तो E1 आ जाएगा माइनस जेड एटम, एच एटम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एच एटम, कौन सा एच एटम है, तो E1 बराबर कितना आ गया, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों E2 कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ जाएगा ये, माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा एक काम करो E3 निकालो, तो E3 कितना आ गया, माइनस का 13.6 बटे में 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ गया ये 1.5 आया क्या, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया कि नहीं आया बच्चों। अगर मैं यही एनर्जी किसके लिए निकालना चाहूं, फोर्थ ऑर्बिट के लिए, किसके लिए बच्चों, फोर्थ ऑर्बिट के लिए, तो E4 कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना आ गया ये, माइनस में 0. एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, फोर्थ के लिए तो ये गलत बता दिया मैंने आपको, फोर्थ के लिए तो 16 आएगा ना बच्चों यहाँ पे, है ना, 16 आएगा, है ना, तो कितना आ जाएगा 0.8, 16 × 128, कितने बच गए, 8 बच के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और आगे निकालना चाहो तो मर्जी तुम्हारी, तुम निकालते रहो। E5 कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे आ गया बच्चों 25, कितना आ गया ये, माइनस का 0.05, 125, 11 बच के 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E5 ही आ गया, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये सारी एनर्जी है, ये आ गया पहला, ये आ गया माइनस का 13.6, ये आ गया माइनस का 1.5, ये आ गया माइनस का 0.85, ये आ गया माइनस का 0. मतलब 85, ये आ गया 0.5। अगर ये ऐसे चलता 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 अगर आप निकलवाओगे मेरे से E इनफाइनाइट पे, तो बच्चों ये जीरो आएगा, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो एक्साइटेशन के लिए क्या करते हैं अपन, एक्साइटेशन के लिए ई इनफाइनाइट ले लेते हैं और माइनस में जिस लेवल स्टेट का पूछ रहा है। अब देखो एक चीज मैं आपको यहां से एक चीज बताना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन में आपसे बोले कि भाई ऑर्बिट का निकालो, कि इस ऑर्बिट का निकालो, जैसे आपसे बोल दे nth ऑर्बिट, एन कोई सा भी ऑर्बिट ले ले, तो इस ऑर्बिट का ये निकालो, ये निकाल देंगे, तो एन की वैल्यू रख देंगे। लेकिन अगर वो बोले कि इस स्टेट का निकालो, इस एक्साइटेड
स्टेट का आपको फाइंड आउट करना। मान लेते हैं एग्जामिनर बोलते हैं कि भाई साहब 5th एक्साइटेड स्टेट का बताओ, 5वीं उत्तेजित ऊर्जा स्तर। तो उत्तेजित का मतलब क्या, एक्साइटेड, तो आप वहां पे n बराबर 5 नहीं रखोगे, आप वहां रखोगे n बराबर 6। क्यों रखोगे? क्योंकि n बराबर 1 तो आता है ग्राउंड स्टेट का, n बराबर 2 किसका, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, n बराबर 3 किसका, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। तो बच्चों एक्साइटेड स्टेट का ध्यान रखना उस कंडीशन में कि वो एक्साइटेड स्टेट में पूछ रहा है, तो एक्साइटेड स्टेट का जब भी निकालेंगे अपन तो एक्साइटेड स्टेट का इसी तरह से निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे जो मैंने बताई है वो आपको फाइंड आउट करनी है। आज हो गया अपना एनर्जी का, बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे बने रहे एक बार आप। ठीक है बच्चों, और लर्न फिजिक्स विद मनी सर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच।